द मास्टर प्रकाश क्लासेस यूट्यूब चैनल आप सभी भावी अध्यापकों का स्वागत करता है। आप लोग हमारे साथ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं, उसका अगला प्रैक्टिस सेट आप लोग के लिए लेकर आए हुए हैं। इसमें भी हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए देर न करते हुए देखते हैं फटाफट प्रश्नों को। और ये पहला प्रश्न जो है आपका, ये गद्यांश से लिया गया है। उम्मीद है कि गद्यांश आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा और इसको आप लोग आराम से पढ़ेंगे, ठीक। और उसके बाद जो है कमेंट बॉक्स में उत्तर को देने का प्रयास करते रहेंगे। उम्मीद है कि पढ़ ले होंगे, नहीं पढ़ पाए हों तो वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ लेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का पहला प्रश्न। पहले ही प्रश्न में पूछा गया है कि कजरी जो है कहाँ पे गाई जाती है। उत्तर प्रदेश ऑप्शन है, बी ऑप्शन है असम, सी गुजरात, डी ऑप्शन राजस्थान। तो कजरी जो है ये कहाँ पे गाई जाती है। अच्छा प्रश्न है, आप लोग को मालूम ही होगा। तो अब ये पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। कजरी जो गाई जाती है उत्तर प्रदेश में गाई जाती है, ठीक। तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे प्रश्न में ये जो नीचे लिखे गए हैं ये काव्यांश लिखा गया है। इस काव्यांश को आप लोग जो है पढ़ेंगे और जो है ऑप्शन को, क्वेश्चन के ऑप्शन को कमेंट बॉक्स में उसके उत्तर को देने का प्रयास करते रहेंगे, ठीक। तो चलिए उम्मीद है पढ़ ले होंगे, नहीं पढ़ पाए हों तो आगे वीडियो को रोक करके आराम से पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं दूसरा प्रश्न में पूछा गया है कि कवि को कौन निमंत्रण दे रहा है। दिशाएं दे रही हैं, हवा दे रही हैं, गगन दे रही है या फिर दिगंतर दे रही हैं। अच्छा प्रश्न है, दूसरे का ऑप्शन नंबर कौन सा राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे कवि को निमंत्रण जो दे रहा है वो दिशाएं दे रही हैं, ठीक। पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप लोग काव्यांश को पढ़े होंगे, मालूम ही होगा। ऑप्शन इसका पहला राइट आंसर है। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ। तीसरे प्रश्न में ये जो लिखा गया है अलंकार है, कौन सा अलंकार ये पूछा गया है। जैसे कि बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु करम करे बिधि नाना। इस पंक्ति में अलंकार पूछा गया है। विभावना है, विशेष योक्ति है, असंगति है या दृष्टांत है। तीसरे प्रश्न का कौन सा ऑप्शन राइट आंसर होगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। विभावना अलंकार इसके अंतर्गत है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। सेकंड प्रश्न की उसके बाद नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न में है कौन सा वाक्य शुद्ध है। शुद्ध वाक्य को ढूंढना है। यहाँ पे 4 वाक्य लिखे गए हैं। ऑप्शन को पढ़िए, कौन सा शुद्ध है ये बताना है। चलिए देखते हैं। अच्छा प्रश्न है, तो यहाँ पे देखिए गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। यह वाक्य जो है शुद्ध है, ठीक। जैसे कि सी ऑप्शन जो है गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। बाकी ऑप्शन जो है सभी गलत हैं। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। इसमें पूछा गया है एक और अजगर रही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही, परियो मूर्छा खाए। तो इस पंक्ति में रस बताना है, कौन सा रस है। रौद्र रस है, वीर रस है, भयानक रस है या फिर करुण रस है। 5वें प्रश्न का ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा रस ये होगा। ये ऑप्शन जो लिखा गया है यहाँ पे पंक्ति लिखी गई है, ये कौन सा रस का उदाहरण है 5वें का। तो यहाँ पे ये भयानक रस का उदाहरण है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। चलिए बहुत अच्छे, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न में है कि जो नीचे शब्द लिखे गए हैं चारों ऑप्शन में, जैसे कि आ, क, ख, च, ये जो है इनमें से कौन सा सघोष वर्ण है। चलिए देखते हैं, बताइए आप लोग कमेंट करके कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर लिखते रहेंगे। तो यहाँ पे जो होगा पहला ही ऑप्शन ये आ जो लिखा गया है, पहला ऑप्शन ये सघोष वर्ण के अंतर्गत आएगा, ठीक। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं 7 नंबर प्रश्न की तरफ। 7 नंबर प्रश्न में है कौन सा शब्द तत्सम है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तत्सम शब्द को ढूंढना है। जैसे कि अगम है, अमी है, आंवला है या फिर आशीष है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही हो जाएगा 7 नंबर का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा, वो डी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे ये आशीष शब्द जो लिखा गया है ये तत्सम शब्द का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बाकी सभी जो है तद्भव है, ठीक। चलिए डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की तरफ। 8वां प्रश्न है अवर जो शब्द लिखा गया है इसका विलोम शब्द कौन सा होगा। शब्द देखते हैं। तो यहाँ पे अधम जो लिखा गया है, माफ़ कीजिए, हाँ, ये आवर का विलोम शब्द जो होगा वो प्रवर हो जाएगा, अधम नहीं होगा। सी ऑप्शन जो लिखा गया है ये
प्रवर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 9 नंबर का, कौन सा शब्द कामदेव का पर्यायवाची है? पर्यायवाची नहीं है, ध्यान। ठीक, चलिए देखते हैं, नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर दिख ही रहा है, कमेंट करके आप लोग आंसर दें। तो यहाँ पे अरविंद जो लिखा गया है डी ऑप्शन में, ये जो है कामदेव का पर्यायवाची शब्द नहीं होता है। बाकी सभी जो है पर्यायवाची शब्द जो है कामदेव के पर्यायवाची हैं। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 10 नंबर की तरफ चलते हैं। 10 नंबर प्रश्न में पूछा गया है जातिवाचक एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं का कौन सा युग्म गलत है? चलिए देखते हैं 10वां। तो यहाँ पे देखिए, कुत्ता पिल्ला, फिर नगर जयपुर, नेक्स्ट पर्वत हिमालय, स्त्री श्वेता। तो इसमें जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञाओं में कौन सा युग्म जो है गलत है? यानी कि पहला वाला शब्द जो लिखा गया है वो जातिवाचक है, दूसरा वाला जो है वो व्यक्तिवाचक नहीं है, मतलब दोनों एक दूसरे से अलग अलग हैं। तो यहाँ पे देखिए, पहला ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो कुत्ता और पिल्ला जो है ये एक ही हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर पहला ही इसका जो है ये इन दोनों संज्ञाओं का जो है युग्म जो है गलत है। बाकी सभी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। कुत्ता और पिल्ला दोनों ही जातिवाचक संज्ञा है यहाँ पे। ठीक, ये इसलिए ये गलत हो जाएगा। जबकि अगर दूसरा ऑप्शन जो है नगर और जय जो है, और अगला पर्वत हिमालय और स्त्री श्वेता, ये सभी जाति एवं व्यक्तिवाचक संज्ञाओं के उदाहरण हैं। ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। इसी के साथ चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हिंदी में वचन कितने होते हैं? 1 होते हैं, 2 होते हैं, 3 होते हैं या अनगिनत होते हैं? हिंदी में कितने वचन होते हैं? चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न और इजी प्रश्न है। तो यहाँ पे जो वचन की संख्या जो होती है हिंदी में वो 2 होती है। एक वचन होता है और बहुवचन होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो है बी राइट आंसर होगा 2। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इसमें पूछा गया है कि अकर्मक क्रिया कौन सा है? पढ़ना है, लेना है, खाना है, रोना है। 12वें का तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। देखिए, रोना शब्द लिखा गया है ये आकर्मक क्रिया है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। साथ जैसे राम किताब पढ़ता है। ठीक, तो यहाँ पे सकर्मक क्रिया के साथ में ये है, और यहाँ पे राम सेब लेता है, ऐसा कह सकते हैं। राम खाना या सेब खाता है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे वह रोता है, वह रोना है, वह रोती है, ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे अकर्मक क्रिया है। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से इसको समझ सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि इस शब्द में कोई भी उपसर्ग नहीं है। कौन सा ऐसा शब्द है जिसमें कोई भी उपसर्ग नहीं लगा हुआ है? 13 नंबर का। चलिए देखते हैं। जो जैसे सुरक्षित में आ जो है उपसर्ग लगा है, प्रत्याशित में आ लगा है, स्वागत में सु लगा है। ठीक, और यहाँ पे स्वार्थ में कोई भी जो है उपसर्ग नहीं लगा हुआ है। देखिए, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा जहाँ पे कोई भी उपसर्ग नहीं है, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है किस शब्द का संधि विच्छेद शुद्ध नहीं है? चलिए देखते हैं। संधि विच्छेद हुआ है सबका शब्दों का, और कौन गलत पूछा गया है कि जो है शुद्ध नहीं है, मतलब अशुद्ध है। चलिए देखते हैं। पहले में ही लिखा गया है जैसे कि मात्रा प्लस आनंद, तो मात्रा आनंद ये जो है संधि विच्छेद इसका जो है शुद्ध नहीं है। ठीक, तो ये ऑप्शन नंबर इसका मात्रानंद हो जाएगा। पहला ही ऑप्शन इसका देखते हैं तो ये अशुद्ध होगा, यानी शुद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ने की ज़रूरत ही नहीं। ठीक, चलिए, और उसके बाद बाकी सभी जो है सही है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास का उदाहरण कौन सा नहीं है? पसेरी है, बारहसिंगा है, कुसुमायुद्ध है, या फिर दीर्घबाहु। बहुव्रीहि समास का उदाहरण है। बहुव्रीहि समास का उदाहरण, इसमें प्रथम पद और अंतिम पद जो होता है दोनों को योग जो होता है वो तीसरे के जो है तीसरा पद उसमें जो बनता है उसी को बहुव्रीहि समास कहते हैं। ठीक, तो बताइए कौन सा है इसका ऑप्शन? तो बी ऑप्शन अगर देख रहे हैं बारहसिंगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न में है कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना का अर्थ वाली कहावत कौन सी है? 16 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? जैसे कि पहला ऑप्शन है सांप निकलने पर लकीर पीटते रहना,
पानी पीकर जाति पूछना। अब पछताए होत का, जब चिड़िया चुग गई खेत। नेक्स्ट है उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे एक कहावत जो लिखी गई है, कार्य करने के बाद उसके बारे में जांच करना। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा वो पानी पीकर जाति पूछना ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट है 17 नंबर का प्रश्न लेते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया है कि नवल सुंदल श्याम शरीर की सजल नीरद शीकल क्रांति थी में कौन सा अलंकार है। 17 नंबर का बहुत अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ये जो है उपमा अलंकार का ये उदाहरण होगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे जो शब्द युग्म लिखे गए हैं, जैसे अवर, अपर का सही अर्थ क्या है ये बताना है। 18 नंबर का अवर का जो सही अर्थ होगा वो कौन सा होगा और अपर का जो शब्द होगा वो कौन सा होगा। तो देखिए, अवर का जो सही शब्द अर्थ होता है वो निम्न होता है, ये निम्न होता है। ठीक, और वहीं पे अपर का मतलब अन्न होता है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं 19 नंबर प्रश्न की तरफ। 19 नंबर में है बड़ों के लिए उपयुक्त अभिवादन का चयन कीजिए। चलिए, आप लोग बताते रहेंगे कमेंट बॉक्स में अपना ऑप्शन कौन सा सही होगा। और आप लोग ऐसे ही हमारी वीडियो को लाइक करते रहिए, देखते रहिए और अपने दोस्तों के भी साथ शेयर करते रहिए, जिससे कि उनको भी जो है सुपर टेट के प्रैक्टिस सेट का लाभ मिलता रहे। आप लोग का स्नेह प्यार ऐसे ही हमारे साथ बना रहेगा, तो ऐसे ही हम जो है आप लोग के लिए प्रैक्टिस सेट लाते रहेंगे। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलता रहे। तो 19 नंबर का बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। बड़ों के लिए उपयुक्त जो अभिवादन का चयन करना है वो कौन सा है, जैसे कि सप्रेम नमस्कार, सादर प्रणाम, सस्नेह या चिरंजीव। अच्छा प्रश्न। यहाँ पे जो बड़ों के लिए अभिवादन जो शब्द होता है वो सादर प्रणाम होता है। ठीक, ध्यान रखिएगा, बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट और चुनिंदा प्रश्न जो है आप लोग के लिए इस प्रैक्टिस सेट में हम लेकर आए हुए हैं, तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। दोस्तों के साथ भी इस प्रैक्टिस सेट को शेयर करते रहें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। चलिए 20 नंबर को देखते हैं। पतंग का समानार्थी शब्द बताना है। 20 का ऑप्शन नंबर पतंग का जो समानार्थी शब्द होगा वो पहला ऑप्शन उरग होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, जी प्रश्न था ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा। अब यहाँ से इंग्लिश के जो है प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो ये पैसेज आपके सामने लिखा गया है, पैसेज को आप लोग आराम से जो है पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ऑप्शन को, क्वेश्चन के प्रश्न को ऑप्शन जो है उत्तर बॉक्स कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। ठीक, चलिए उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं आगे। तो ये भी पढ़ लिए होंगे, प्रश्न भी आपको नीचे जो है दिख ही रहा होगा। इसी समय 21 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताना है। तो ऑप्शन में जो आप लोग ऊपर पैसेज को पढ़े हैं तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही होगा। द फ्लोटिंग विलेज इज फेमस फॉर इट्स। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। क्रेज फॉर स्पोर्ट्स, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में ये पोयम लिखा गया है। ठीक, ध्यान रखिए, ये पोयम जो लिखी गई है इसको आप लोग आराम से जो है पढ़ेंगे, उसके बाद क्वेश्चन को देखेंगे, ऑप्शन को बनाएंगे कमेंट बॉक्स में। उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। आगे बढ़ते हैं, पढ़ लिए होंगे इसको भी। नहीं पढ़ पाए हों तो वीडियो को रोककर आराम से पढ़ लेंगे। ठीक, बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे स्पेस है, उसके बाद फिर सर्वाइवल मिस्टेरीज, उसके बाद इसका मीनिंग्स जो है पूछा गया है, इसका मीनिंग्स क्या है। तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए, तो यहाँ पे हम्बल मैसेंजर जो लिखा गया है ये इसका मीनिंग है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 23 नंबर। 23 नंबर में, एक मिनट थोड़ा छोटा कर दें। तो चलिए क्वेश्चन पढ़िए और ऑप्शन बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। विच वर्ड कैन नॉट बी प्लेस्ड एज हेड वर्ड इन सब्जेक्ट।
तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सब्जेक्ट में इन्फिनेटिव जीरंड जो है कौन सा है। एक अच्छा, इसमें पूछा गया है कि सब्जेक्ट के स्थान पे जो है कौन सा जो है शब्द लिखा जाता है, यूज होता है। एक मिनट माफ़ कीजिए, नहीं, कैन नॉट लिखा है, तो कौन सा नहीं होता है ये बताना है। तो सब्जेक्ट के साथ में इन्फिनेटिव का प्रयोग होता है, जीरंड का प्रयोग होता है और एडजेक्टिव का प्रयोग होता है, बट ये वर्ब जो लिखा गया है इसका प्रयोग नहीं होता। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न है। इसमें यहाँ पे जो स्पेस लिखा गया है, यहाँ पे खाली स्थान में क्या भरा जाएगा। तो बी ऑप्शन इसमें भरा जाएगा, कैन भरा जाएगा। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो गया। ठीक, चलिए 25 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 25 नंबर में भी स्पेस जो खाली है यहाँ पे फिल करना है। क्वेश्चन पढ़िए और बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें भरा जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन नियरली को फिल किया जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन, पहला ही ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 26 नंबर का प्रश्न। चलिए देखते हैं, यहाँ पर भी फिल इन द ब्लैंक करना है और ये भी पास्ट परफेक्ट टेंस का जो है सहायक क्रिया के रूप में फिल किया जाएगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस का सहायक क्रिया कौन सी होती है। अच्छा प्रश्न है। 26 नंबर का टेंस आप लोग पढ़े ही होंगे। तो यहाँ पे हैड लेफ्ट भरा जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। हैड के साथ थर्ड जो है वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में है आई गेव हिम अ पंच ऑफ ऑन, उसके बाद खाली जगह है, फिर नॉइस है, नोज है, नॉइस नहीं है, नोज है। ठीक, चलिए बात देखते हैं यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ही ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर होगा, द फिल किया जाएगा, द नोज। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है 28 नंबर में, तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखते हैं। पहला ही ऑप्शन अपबीट मीन्स ऑप्टिमाइटिक्स, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो पहला ही राइट आंसर हो जाएगा, अप। ठीक, यहाँ पे फील जो करना था यहाँ पे अपबीट भरा जाएगा, ये पहला लिख दिया जाएगा तो अब इसमें जुड़ जाएगा। ठीक, ये ठीक ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो पहला ही राइट आंसर होगा, फर्स्ट ऑप्शन। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है द करेक्ट फेमिनिन ऑफ राम, तो राम का जो है सही फेमिनिन कौन सा होगा। स्त्रीलिंग कह सकते हैं, सीता है, टॉय है, ईव है या फिर फिली है। तो यहाँ पे राम का जो फेमिनिन होगा वो ईवी होगा, EWE, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। राम का सीता नहीं होता। ठीक, नहीं तो गलत कर देंगे आप लोग। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, फेमिनिन। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं 30 नंबर पे। तो इसमें पूछा गया है दिस इज द हाउस, उसके बाद फिर स्पेस है, वहाँ पे हरी बाट। ऑप्शन 30 का कौन सा राइट आंसर होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पे दैट फिल किया जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे के प्रश्नों की तरफ और यहाँ पे संस्कृत का प्रश्न जो है अब यहाँ पे शुरू होता है। ठीक, तो संस्कृत की केवल हम ऑप्शन को बताएंगे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ेंगे और हमारे ऑप्शन के साथ मिलान करते रहिएगा। ठीक, तो चलिए देखते हैं 31 नंबर का। 31 नंबर का सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं 32 नंबर की तरफ। 32 नंबर प्रश्न में डी ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा क्वेश्चन को पढ़ने के बाद आप लोग। बढ़ते हैं 33 नंबर की तरफ। 33 नंबर में जो सही होगा वो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए बहुत अच्छा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप लोग का जो है संस्कृत का जो है गद्यांश दिया गया है, इसको आप लोग आराम से अच्छे से पढ़ लेंगे। उसके बाद नीचे जो क्वेश्चन आंसर आपको मिलेंगे उसका आंसर, सही आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना है। पढ़ लिए होंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो 34 नंबर का क्वेश्चन आप लोग पढ़िए, उसके बाद आंसर को कमेंट बॉक्स में बताइए और उसके साथ हमारे साथ जो है मिलान भी करते रहिए। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक, बढ़िया पढ़िए होंगे आप लोग जब वो गद्यांश को संस्कृत का, तो ये इसका आंसर राइट होगा। ठीक, चलिए 35 नंबर की तरफ बढ़ते हैं सीधा। थोड़ा तेज़ी के साथ करते हैं क्योंकि मिलान ही करना है आप लोग को। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा।
इसी के साथ 36 नंबर पे बढ़ते हैं। 36 नंबर का प्रश्न है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा 36 नंबर की तरफ। उसके बाद 36 नंबर के बाद हैं 35 नंबर में जो सही होगा वो डी ऑप्शन इसका, इनमें से कोई नहीं राइट आंसर होगा। इसी के साथ 36 नंबर को देखते हैं और 36 नंबर में भी बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसी के साथ 37 के बाद 36 के बाद 37 पे बढ़ते हैं। यहाँ पे एक श्लोक लिखा गया है, ये श्लोक है, आप लोग इस श्लोक को आराम से पढ़ेंगे और नीचे जो है सवाल जो लिखे गए हैं क्वेश्चन, उसका ऑप्शन में कमेंट बॉक्स में ऑप्शन लिखना है, ठीक। तो चलिए, उम्मीद है पढ़ लिए होंगे। तो 37 नंबर के प्रश्नों को देखा जाए तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ प्रत्याहार विधायक सूत्रों को लिखना है, बताना है। तो पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा 38 नंबर का। 39 नंबर के प्रश्न को देखते हैं, बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ 40 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 40 नंबर का है, सी ऑप्शन इसका सही होगा, पंचमी जो है बिल्कुल राइट आंसर होगा। उसी के साथ 41 नंबर की तरफ बढ़ते हैं और यहाँ से 41 नंबर से अब ये जो है विज्ञान का प्रश्न आपको देखने के लिए यहाँ पे मिलेगा, ठीक। चलिए देखते हैं 41 नंबर का। तो देखिए, सबसे पहला प्रश्न जो लिखा गया है, कौन सी एक सदिश राशि नहीं है। बहुत अच्छा प्रश्न है, यहाँ पे नहीं को सबसे ध्यान देना है। तो सदिश राशि कौन नहीं है, कार्य है, बल है, या फिर विस्थापन है, या वेग, कौन सा इसमें सदिश राशि नहीं है। तो पहला ही ऑप्शन जो कार्य होता है ये सदिश राशि नहीं है, ठीक। ये ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा। ये एक अदिश राशि है, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। किस दर्पण, कौन सा दर्पण जो है कारों की हेडलाइट में प्रयोग किया जाता है। तो कारों में जो हेडलाइट के रूप में प्रयोग किया जाता है वो कौन सा दर्पण होता है, ये बताना है। 42 नंबर का प्रश्न है, अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हेडलाइट की बात किया गया है, ठीक। जो बैक मिरर होता है उसमें जो है दूसरा जो है लगता है, ठीक। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो आपका डी जो है राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 33 नंबर की तरफ बढ़ते हैं। 33 नंबर में है, गैल्वेनोमीटर को किससे जोड़कर वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका ऑप्शन जो सही होगा 43 का वो बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। श्रेणी में उच्च प्रतिरोध के साथ जोड़कर इसको वोल्टमीटर में प्रयोग किया जा सकता है, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है परिवर्तित कर सकते हैं इसको। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 44 की तरफ बढ़ते हैं। तो 44 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि सामान्यतः प्रयुक्त होने वाले पदार्थों में से कौन सा मिश्र धातु नहीं है। अच्छा, मिश्र धातु नहीं पूछा गया है, ठीक। इस्पात है, पीतल है, कांसा है, तांबा है। तो ये तो इजी प्रश्न है, सभी लोग को मालूम होगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। तांबा जो है ये किसी का मिश्र धातु नहीं है, किसी से मिलकर नहीं बना हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। बाकी यहाँ पे इस्पात है, पीतल है, कांसा है, इसमें सभी में जो है मिक्स हुआ है। जैसे कि अगर पीतल में जो पीतल जो मिक्स है वो Cu+Zn का मिक्सचर है। और वहीं पे बात करते हैं कांसा की, तो यहाँ पे Cu+Sn जो है इसका ये मिक्सचर है। और इस्पात की बात करते हैं तो इस्पात में ये Fe जिसको आयरन के नाम से जानते हैं +C कार्बन जो होता है ये इसका मिश्रण है, ठीक। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी जो है तांबा किसी का मिश्र धातु नहीं होता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की तरफ। भारी जल किसको कहते हैं। 45 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो इसका फार्मूला जो होता है भारी जल का वो D2O होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। लेकिन इसका नाम क्या है तो आप लोग को मालूम ही हो गया, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगले प्रश्न में अमोनिया ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र बताना है। बहुत अच्छा प्रश्न है। अमोनिया ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र कौन सा है। तो यहाँ पे NH4 का होल ट्वाइज C2O4, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका अमोनिया ऑक्जेलेट का रासायनिक सूत्र सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक। चलिए, बहुत अच्छा प्रश्न था।
और ये है मनुष्य के शरीर में जो है ग्लाइकोजेलिक अम्ल एवं एस्कर्बिक अम्ल के उपचायी क्रिया द्वारा जो है बनता भी है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तथा शरीर में रक्त का थक्का जमने में भी मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर से इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषक क्यों है? 47 नंबर का, कार्बन मोनोऑक्साइड जो होते हैं CO को कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। तो CO को ही कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। यह एक रंगहीन, गंधहीन एवं स्वादहीन गैस है। चलिए, ऑप्शन नंबर पहला है इसका राइट आंसर होगा। यह इसलिए प्रदूषक है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन के साथ अभिक्रिया जो है करता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर जो है पहला है इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, स्कर्वी रोग जो होता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। विटामिन C, विटामिन B12, विटामिन A, विटामिन K। स्कर्वी रोग जो मसूड़े से पस आते हैं, खून आते हैं, यही जो है स्कर्वी रोग के लक्षण होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो कौन सा सही होगा? तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है, एक मिनट, C नहीं होगा, विटामिन C होगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर पहले में ही लिखा गया है विटामिन C, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखिएगा, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दांत के इनेमल का कर्बुरण किस कारण से होता है? इनेमल जो होता है हमारे दांत का, ये सबसे पूरे बॉडी का सबसे कठोर हिस्सा होता है। प्रश्न आपको कभी कभी मिल जाएगा कि सबसे कठोर हिस्सा मनुष्य के शरीर का कौन सा होता है, तो उस इनेमल ही होता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो चलिए, 49 का ऑप्शन कौन सा सही होगा ये बताना है। तो दांत के इनेमल का जो कर्बुरण होता है, ये एक प्रकार का साधारण रोग भी कह सकते हैं, रोग होता है जो प्रायः पानी के उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण ऐसा होता है। तो C ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। पानी के उच्च मात्रा में फ्लोराइड के कारण ऐसा हो जाता है। ऑप्शन नंबर C स्पष्ट का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 50 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि किसने जो है पादप उत्तक संवर्धन का कार्य प्रारंभ किया है? अच्छा प्रश्न है, आप लोग को कमेंट करके बताना है। पादप उत्तक संवर्धन का कार्य किसके द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो ये जो प्रारंभ किया गया है ये हाइवरलैंड के द्वारा प्रारंभ किया गया है। डी ऑप्शन स्पष्ट का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, अच्छा, यहाँ से जो है आपके गणित के प्रश्न शुरू हो गए हैं 51 नंबर से। और आप लोग जो हमारे साथ प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं उनको मालूम ही है कि मैथ के प्रश्नों को जो है हम लोग स्किप करते हैं 20 प्रश्नों को। ठीक, और ये जो है हमारे सर के द्वारा जो है पढ़ाया जा रहा है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्ले लिस्ट में जा करके आराम से जो है मैथ के पोर्शन जो है टॉपिक वाइज पढ़ाए जा रहे हैं, आराम से वहाँ से पढ़ सकते हैं। और अगर जो भी इसको खुद सॉल्व करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल द मास्टर प्रकाश क्लासेस को सर्च करके फॉलो कर लीजिए। वहाँ से इसका सारा PDF आपको मिल जाएगा और ख़ुद आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, दोनों ऑप्शन आपके पास साथ है, जो भी आपको अच्छा लगे वो कर सकते हैं। तो इसके प्रश्नों को हम लोग स्किप करने के बाद बढ़ते हैं जो है अगले पोर्शन की तरफ। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं 71 के प्रश्न को। तो ये पर्यावरण का प्रश्न है आपका। इसका ऑप्शन पहले देखते हैं कौन सा सही होगा। चलिए देखते हैं, प्रश्न पहले पढ़ते हैं। इटाई रोग जल में किस धातु के घुल जाने से होता है? अच्छा प्रश्न है। पारा है, कैडमियम है, कैल्शियम है, या इनमें से कोई नहीं है? इटाई रोग के बारे में पूछा गया है। तो इटाई रोग जो होता है ये जल में जब कैडमियम धातु घुल जाती है तो इटाई रोग नामक हो जाती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर हो जाएगा। वहीं पे बात करते हैं, जब जल में मरकरी या पारा घुल जाती है तो कौन सा रोग होता है? तो मिनी माता रोग हो जाती है। भी ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे लेकिन B राइट आंसर होगा, कैडमियम, क्योंकि यहाँ पे इटाई रोग के बारे में पूछा गया था। चलिए, अच्छा प्रश्न था, B ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी के छत्ते में रानी मधुमक्खी की संख्या कितनी होती है? 1 होती है, 3 होती है, 5 होती है, 2 होती है? अच्छा प्रश्न है, इजी प्रश्न है। 72 नंबर का ऑप्शन कौन सा सही हो गया?
तो यहाँ पे चलिए देखते हैं। तो रानी मधुमक्खी की संख्या जो होती है वो सिंगल होती है, यानी अकेली होती है। पूरे छत्ते की एक ही मधुमक्खी जो होती है वो रानी होती है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर होगा, जो सभी मधुमक्खियों को गाइड करती है। चलिए इसी के साथ ए ऑप्शन के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रसिद्ध पशु मेला कहाँ पे लगता है? सोनपुर में लगता है, पुष्कर में लगता है, इलाहाबाद में लगता है, या फिर आगरा में? क्वेश्चन बड़ा कर दें जिससे कि स्पष्ट आप लोग को भी दिखे। चलिए दिख रहा होगा। तो प्रसिद्ध पशु मेला भारत का कहाँ पे लगता है? तो भारत में जो प्रसिद्ध पशु मेला बिहार के सोनपुर में लगते हैं। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर होगा। और ये हर साल कार्तिक पूर्णिमा के जो नवंबर या दिसंबर के महीने में लगता है, नवंबर दिसंबर महीने में, उसी में ये जो है लगता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। और ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है, एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ पे लगता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो वो अपने भारत में सोनपुर बिहार में जो पड़ता है वहाँ पे लगता है, ये भी ध्यान रखिएगा। वहीं पे बात करते हैं पुष्कर। तो पुष्कर में जो लगता है वो वहाँ पे ऊँटों का मेला लगता है, ये राजस्थान में है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बी ऑप्शन यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, सोनपुर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, तिब्बत की सांगपो नदी भारत में किस नाम से जानी जाती है? अच्छा प्रश्न है। बताइए, सांगपो नदी जो भारत में, जो तिब्बत में सांगपो नदी के नाम से जानी जाती है, उसको भारत में किस नदी के नाम से जानते हैं? इस प्रकार का ये प्रश्न है। गंगा है, यमुना है, ब्रह्मपुत्र है, या सिंधु है? 74 का ऑप्शन जो सही होगा वो जो है आपका सी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। तिब्बत में सांगपो के नाम से जानी जाने वाली नदी का जो भारत में नाम है वो ब्रह्मपुत्र है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो है तिब्बत के मानसरोवर झील से निकल के आती है, जहाँ पे मानसरोवर के पास एक स्थान है चेमायुंग डंग हिमानी है, वहीं पे ये निकल के जो है तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश से ऐसे घूम के भारत में जो है आके जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत होते हैं? अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे ये जो है अब जो है 100 क्लियर नहीं हो रहा है, 104वां संविधान संशोधन या 105वां संविधान संशोधन के तहत इसको जो है समाप्त कर दिया गया है। ठीक, लेकिन वर्तमान में ये जो है प्रश्न आपको पूछ सकता है। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति राज्यसभा में जो है 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, ग्राम पंचायतों का कार्य कौन सा है? ग्राम पंचायतों का कार्य यहाँ पे देखना है। तो जैसे कि जल संसाधनों का रखरखाव, स्कूलों का निर्माण, बीपीएल लाभार्थियों की सूची तैयार करना, या इनमें से सभी। तो सभी जो है ग्राम पंचायतों का कार्य होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन इंडिया मिशन को कब प्रारंभ किया गया था? ग्रीन इंडिया मिशन को प्रारंभ करने का सन कौन सा था? 2014, फरवरी 2014, मई 2010, फरवरी 2012, या फिर जून 2013? तो इसको जो प्रारंभ किया गया था वो फरवरी 2014 में ही प्रारंभ कर दिया गया था। ऑप्शन नंबर जो है फर्स्ट इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं। और वो भी किस तारीख में? 20 फरवरी 2014 को निर्माण किया गया था। ठीक, इसका जो है प्रारंभ किया गया था इसको। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2017 एक राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई कितनी थी? 2017 में राष्ट्रीय राजमार्गों की भारत में कुल लंबाई की संख्या पूछी गई है। तो टोटल लंबाई जो 2017 में जो थी ये आपकी कह सकते हैं 1,15,435 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। आंकड़े जो हैं लगभग होते हैं, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सही होगा पहला ही राइट आंसर होगा। ध्यान रखिएगा, 1,15,435 किलोमीटर में अपना जो है 2017 के आंकड़े के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई है कुल। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस स्वतंत्रता सेनानी का 18 वर्ष की आयु में निधन हो गया था? 79 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा।
कौन सा है? खुदीराम बोस है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद हैं, चित्तरंजन दास हैं, या फिर राजा राम मोहन राय है। तो यहाँ पे बंगाल के स्वतंत्रता सेनानी की बात किया गया है। बहुत अच्छा प्रश्न है। और सबसे कम उम्र में जिनकी मृत्यु हो गई थी, 19 साल की ही मृत्यु, 18 या 19 साल में, वो खुदीराम बोस जी थी। ऑप्शन नंबर पहला इसका राइट आंसर हो जाएगा। खुदीराम बोस का जो है निधन हुआ था, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुनर्जागरण का जन्म किसे कहते हैं? विवेकानंद को, या फिर बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, या फिर सुरेंद्र नाथ बनर्जी को? कमेंट करके आप लोग फटाफट जो है कमेंट बॉक्स में लिखते रहें आंसर को अपने। आप लोग थोड़ा ढीले हो गए हैं, तो चलिए बताइए, जो है एनर्जी लाइए और थोड़ा तेज़ी के साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए। 80 नंबर का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठीक। राजा राम मोहन राय को ही भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, या कहते हैं, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होने के साथ बढ़ते हैं 81 की तरफ। 81 में पूछा गया, मानव विकास जो है किस प्रकार से होता है? मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, कुछ सीमा तक अपरिमित होता है, या फिर ए और बी दोनों होता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। आप लोग समझ ही गए होंगे कि मानव का विकास जो है किस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे ये मात्रात्मक और गुणात्मक जो है दोनों अलग अलग लिखा गया है, बट डी ऑप्शन अगर देख रहे होंगे तो ए और बी दोनों लिखा गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। मानव का विकास जो होता है वो मात्रात्मक भी होता है और गुणात्मक भी होता है, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। और 82 नंबर का प्रश्न में पूछा गया है कि प्रकृति पोषण विवाद किससे संबंधित है? चलिए, अच्छा प्रश्न है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। ये पर्यावरण का सबसे अच्छा प्रश्न है। प्रकृति पोषण विवाद का संबंध जो है, ये संबंध है आपका अनुवांशिकी और वातावरण से। दोनों का जो है अनुवांशिकी और वातावरण का 50-50 का जो है आंकड़ा रहता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। जहाँ पे एक मनुष्य को विकास या वृद्धि होने में 50% अनुवांशिकी का जो है प्रभाव होता है, और वहीं पे 50% जो होता है वातावरण का प्रभाव होता है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी को प्राकृतिक पोषण विवाद से संबंधित जो है किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्यवहारिक क्षमताओं में वह सापेक्ष अस्थायी परिवर्तन जो कि प्रचलित अभ्यास का परिणाम होता है उसे क्या कहते हैं? 83 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर होगा। उसको अधिगम कहते हैं। अधिगम का तात्पर्य है सीखना, ठीक। चलिए, पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 84 नंबर पे। अधिगम में फिर स्पेस है, किसके प्रभाव का नियम दिया है? तो यहाँ पे जो है ये थॉर्नडाइक का नियम है। ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर होगा। इन्होंने जो है 3 मुख्य नियम दिए हैं, प्रभाव का नियम भी इनके उस तीनों मुख्य नियम में से एक नियम है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। थॉर्नडाइक के द्वारा प्रभाव का नियम दिया गया है। चलिए, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, परीक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय किसके द्वारा दिया गया था? 85 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा। और यहीं पे जो तीनों नियम की बात कर लेते हैं, तो पहला नियम जो था वो प्रभाव का नियम है ही, और दूसरा नियम तत्परता का नियम, और तीसरा नियम अभ्यास का नियम था, ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए, हम लोग 85 नंबर प्रश्न को पढ़ रहे थे। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तो इसका ऑप्शन जो सही होगा वो बी ऑप्शन सही होगा। ये अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दिया गया है, जो कि प्रेक्षणात्मक अधिगम संप्रत्यय दिया गया है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 86 नंबर प्रश्नों को देखते हैं। शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य कौन से हैं? 86 का। तो शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य जो हैं, बालकों के विषयों का ज्ञान तथा उनका मानसिक विकास करना ही शिक्षा के 2 प्रमुख उद्देश्य होते हैं। ऑप्शन नंबर पहला इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ठीक। आप लोग सभी ऑप्शन को पढ़ेंगे और ऑप्शन जो है कमेंट बॉक्स में करते रहेंगे जो सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में है, कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण कौन सा इसमें नहीं है, ये बताना है। तो चलिए देखते हैं। प्रश्न आपके ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, पढ़िए और बताइए। तो चलिए देखते हैं। देखिए, रटना जहाँ भी आ जाएगा ये अपने आप में गलत हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे नहीं भी पूछा गया था, तो पहला ही ऑप्शन देखिए राइट आंसर हो जाएगा, और पढ़ने की ही ज़रूरत ही नहीं। ये सारे नेगेटिव वर्ड होते हैं अपने आप में ही, ठीक।
वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है वो जो है बुद्धिमान बच्चे के लक्षण के अंतर्गत नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर पहला है इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षा में सकारात्मक वातावरण निर्मित करने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। इसका तात्पर्य यह है कि जो है प्राथमिक कक्षा में जो सकारात्मक वातावरण बनाना है जिससे कि बच्चे का जो है पढ़ाई में मन लगे, तो उसके लिए एक अध्यापक को या एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। तो ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे दिख ही रहा है, बताइए कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अच्छा प्रश्न है, तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है, विभेद नहीं करना चाहिए, सही है। और प्रत्येक बच्चे के लिए समान लक्ष्य सुनिश्चित करना चाहिए। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन देखिए सबसे सटीक लग रहा है, ठीक। पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा और आप लोग पढ़िएगा, ठीक। चलिए पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विद्यार्थियों के पोर्टफोलियो के लिए सामग्री का चयन करते समय किसका और किस जरूरी होना चाहिए। ऑप्शन जो खाली है यहाँ पे क्या फिल किया जाएगा। तो यहाँ पे सामग्री का जो चयन करते समय इसमें जो होता है वो विद्यार्थियों का समावेशन जरूर होना चाहिए। बहुत अच्छा प्रश्न। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थियों का समावेशन जो है सबसे जरूरी होना चाहिए, ठीक। चलिए बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 90 नंबर के प्रश्नों को कवर करते हैं। तो इस प्रश्न में पूछा गया कि कक्षा 5 के न्यून दृष्टि वाले बच्चे को किस तरह से जो है क्या करना चाहिए। चलिए पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं। जैसे कि इसमें कहा गया है कि निम्न स्तर के कार्य के लिए माफ़ करना उचित है। अगला है, उसके दैनिक कार्यों में उनके माता पिता तथा मित्रों को सहायता प्रदान करनी चाहिए। नेक्स्ट, कक्षा में सामान्य रूप से बर्ताव करना चाहिए एवं ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। सबसे अच्छा आंसर आपका सी ही हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे न्यूनतम दृष्टि वाले जो कम देख सकते हैं उनके लिए ये सबसे सही होगा, ठीक, क्योंकि वो सुन तो सकेंगे, इसलिए ऑडियो सीडी के जरिए सहायता प्रदान करनी चाहिए। तो सी प्रश्न का ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप एक शिक्षक के रूप में क्या करेंगे। चलिए आप लोग जो हैं भावी अध्यापक हैं, आने वाले समय में अध्यापक बनने वाले हैं, तो बताइए यदि आप कि कक्षा 4 का बच्चा है तो और वो भी सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आपको क्या करना चाहिए। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए सी ऑप्शन में स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वाह करेंगे, ठीक। तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में बच्चों को परामर्श देने के लिए किसकी नियुक्ति की जाती है। जिला शिक्षा के विषय में बात किया गया है, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में। तो यहाँ पे जो ऑप्शन सही होगा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। डायट मेंटर की होती है, ठीक, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, आपने चिंतन में अवधारणात्मक परिवर्तन लाने हेतु विद्यार्थियों को सक्षम बनाने के लिए शिक्षिका को क्या करना चाहिए। ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर ही है 93 का। तो देखिए ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे स्पष्ट और आश्वस्त करने वाली व्याख्या देनी चाहिए तथा शिक्षार्थियों के साथ चर्चा करनी चाहिए, सही ऑप्शन है। तो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक होता है। तो यहाँ पर अधिगम में आकलन जो होता है वो किस प्रकार से आवश्यक होता है ये बताना है। आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर फट से अपना लिख देंगे, ABCD के रूप में लिखेंगे तब भी जो है चलेगा। बस क्वेश्चन नंबर का क्वेश्चन लिख दिया करेंगे, जैसे कि 94 का ए ऐसे लिख देंगे तब भी जो है समझ जाएंगे हम लोग, ठीक। चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, जो कि प्रेरणा के लिए ये सबसे आवश्यक है, ठीक। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कौन सी विशेषता समस्या समाधान उपागम का विशेष चिन्ह है। तो सी ऑप्शन इसका समस्या कथन में संकेत अंतर्निहित रूप से दिया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, बच्चों द्वारा की जाने वाली त्रुटि के संबंध में
कौन सा कथन सही है। चलिए देखते हैं। बच्चे जब त्रुटि करते हैं, छोटे बच्चे, तो जान लीजिए वो भी एक अधिगम का ही हिस्सा होता है। ठीक, इस प्रकार के अगर ऑप्शन होगा आपका तो वो सबसे पहले ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं, पहले ऑप्शन को पढ़ते हैं, थोड़ा छोटा करते हैं जिससे कि स्पष्ट ऑप्शन आपको दिखने लगे। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो चलिए देखिए, डी ऑप्शन अगर पढ़े होंगे तो इसमें लिखा गया है कि यदि एक शिक्षक कक्षा में सभी बच्चों की त्रुटियों को सुधारने योग्य नहीं है, सही बात है, तो यह संकेत करता है कि शिक्षा व्यवस्था की व्यवस्था असफल है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर डी सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नंबर के प्रश्नों को देखते हैं। तो यहाँ पे जो आप प्रश्न लिखा गया है कि कोई भी नाराज हो सकता है, सही बात है, यह आसान है, परंतु एक ही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। तो यह किससे संबंधित है। संवेगात्मक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है, संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, या फिर शारीरिक विकास से संबंधित है। चलिए, अच्छा प्रश्न है। तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में अपने उत्तर को बताना है कौन सा ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। तो 97 का ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा। तो यहाँ पे ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। ठीक, क्योंकि यही जो है ये तात्पर्य करेगा कि किस समय, किस उद्देश्य से, या किस व्यक्ति के ऊपर, या कितनी मात्रा में वो नाराज़गी जो है जताई जा रही है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, कार्य को प्रारंभ करने, जारी रखने और नियमित करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। अच्छा प्रश्न है। तो ये जो कहलाती है ये आपका प्रेरणा कहलाती है। ऑप्शन नंबर जो है पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। जब प्रेरणा होगा तो आप लोग जो है किसी भी कार्य को जो है क्या कहते हैं प्रारंभ भी करेंगे, और करने की उसको जो है ललक भी होगी, और नियमित भी करेंगे। ठीक, चलिए ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। लेते हैं अगला प्रश्न। अगले प्रश्न में है, किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है। तो ऑप्शन आपके स्क्रीन पर ही है, जैसे अनुकरण है, अभिप्रेरणा है, स्कूल का बस्ता है, या पुरस्कार है। किससे अधिगम को सहायता नहीं मिलती है ये बताना है। तो यहाँ पे अगर अनुकरण जो है इससे अधिगम में कोई भी सहायता नहीं मिलती है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है पहला राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, लेकिन अनुकरण के द्वारा भी बच्चे जो है सीखते हैं कि नहीं। तो यहाँ पे सहायता नहीं मिलती है ये बताना है, इसके द्वारा नहीं मिलती है, सही बात है। तो ऑप्शन नंबर इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं जो है वो अगले प्रश्न में। और ये जो अनुकरण के ऐसा जो कहा गया है ये गुड के अनुसार कहा गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न में दिया गया है कि दिए हुए प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं, उसको बहुलक कहा जाता है। जैसे कोई संख्या लिखी है 2 4 2 3 5 2 6 2, तो यहाँ पे देखिए 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे। वही कहा गया है कि प्राप्तांकों के समूह में जो प्राप्तांक बहुधा यानी बहुत अधिक बार, सबसे अधिक बार आता है उसे क्या कहते हैं, उसको बहुलक कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे 100 हो गया है, 50 को और करना है, और यहाँ पे अब आप लोग के जो है करंट अफेयर के प्रश्न शुरू हो गए हैं। थोड़ा तेज़ी के साथ इसको हम लोग कवर करेंगे। ठीक, तो चलिए पहला ही प्रश्न अगर पढ़ते हैं इसका 101 नंबर का। तो इसमें पूछा गया हाल ही में लॉन्च की गई इम्प्रेस योजना का पूरा नाम क्या है। ये इम्प्रेस जो लिखा गया है इसका पूरा नाम बताना है। और इसकी शुरुआत जो है अक्टूबर के महीने में 2018 में जो है शुरू किया गया था। तो इसका पूरा नाम जो है वो है डी ऑप्शन। ठीक, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इम्पैक्चुअल पॉलिसी रिसर्च इन सोशल साइंसेस का पूरा नाम है। ऑप्शन नंबर डी जो है राइट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सितंबर 2018 में किस राज्य में एक बांध का नाम अटल सागर बांध रखा गया है। अच्छा, आप लोग इससे बिल्कुल मत घबराइएगा कि ये पुराना प्रश्न जो है लिया गया है करंट अफेयर का। ठीक, क्योंकि ये आजकल जो है प्रश्न जो पूछे जाते हैं वो स्टैटिक जीके के रूप में भी पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो इसके जो है आप लोग बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा।
पढ़ते रहिएगा। क्या जाता है, 1-2 मिनट का समय ही तो देना है। तो चलिए बताइए ऑप्शन इसका कौन सा राइट आंसर होगा। जैसे कि इसी प्रश्न को देख लेते हैं। जैसे कहा गया है कि किस राज्य में एक बांध का नाम जो है अटल सागर बांध रखा गया है। तो ये स्टैटिक जीके का प्रश्न हुआ कि नहीं हुआ। अगर पूछ ले आपसे कि अटल सागर बांध जो है किस राज्य में है, तो आप बताइए। कोई ज़रूरी है कि करंट अफेयर का ही प्रश्न हो। तो चलिए बताइए ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका। महाराष्ट्र में है, बिहार में है, राजस्थान में है या मध्य प्रदेश में। तो ये ऑप्शन इसका ये डी होगा, जो मध्य प्रदेश में स्थित है। ठीक, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, जो अटल सागर बांध यहाँ पे स्थित है। ठीक, ये भी नहीं। चलिए इसका डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में सार्क के किस देश में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति के बीच मतभेद हो जाने से संवैधानिक संकट उत्पन्न हो गया है। तो ये जो उत्पन्न हुआ है ये श्रीलंका में हुआ है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे 2017-18 की तुलना में वर्ष 18-19 में वस्तुगत जो है निर्यात में कितने प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। तो ये जो वृद्धि दर्ज किया गया है यह है 12.58% की दर्ज की गई है। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। ये वृद्धि जो दर्ज की गई है ये आपका कोरोना काल जो था उसके पहले की बताया गया है। ठीक, इसलिए ये वृद्धि हुई है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसके बाद जो है घटना शुरू हुआ आपका जो है निर्यातक। इसी के साथ बी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय जलपोत ने पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा जो है पूरी कर ली है। तो ये आपका INS तरंगिनी है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, जो कि भारतीय जलपोत है और ये पूरी दुनिया की समुद्री यात्रा पूरी कर चुका है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, INS तरंगिनी। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में धारा 377 को रद्द करने के लिए जो पीठ बनी थी उसमें जजों की संख्या कितनी थी। 2, 3, 5, 7। तो यहाँ पे जजों की संख्या जो थी वो सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या जो थी वो 5 थी। ठीक, ध्यान रखिएगा। और ये जो है सुप्रीम कोर्ट पर ही इसकी सुनवाई हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा, 5 जज ने इसकी सुनवाई किया था। ठीक, और धारा 377 को निरस्त कर दिया था। अगला प्रश्न है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में एकमात्र देश कौन है जिसे एक्सट्रीमली अलार्मिंग की श्रेणी में रखा गया है। 107 का ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। मध्य अफ्रीकी गणराज्य है। डी ऑप्शन सही होने के साथ अगला प्रश्न। इसीलिए इस प्रश्न को थोड़ा तेज़ी के साथ हम लोग कर रहे हैं, बस फटाफट आप लोग मिलान करते रहिए, दिमाग में बना रहेगा। तो अगर मान लीजिए प्रश्न आ भी जाता है तो छूटेगा नहीं। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ खेलों के क्षेत्र में सहयोग हेतु समझौता किया है। तो ये है दक्षिणी कोरिया। ऑप्शन नंबर इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। दक्षिण कोरिया के साथ समझौता किया गया है। अगला प्रश्न है, जिमैक्स 18 या जिमैक्स 18 समुद्री युद्धाभ्यास जिमैक्स 2018 का तीसरा संस्करण कहाँ पे जो है आयोजित किया गया है। तो ये भारत में आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विश्व सहिष्णुता शिखर सम्मेलन की विषय वस्तु क्या है। फर्स्ट ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 111 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में एमनेस्टी इंटरनेशनल जो कि एक मानवाधिकार पर कार्य करने वाली संस्था है ने किस प्रसिद्ध नेता से अपना पुरस्कार वापस ले लिया है। तो उस नेता का नाम है आंग सांग सू की। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में नवंबर 2018 को दिवंगत प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है जिन्हें भारतीय विज्ञापन की दुनिया का जनक भी कहा जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे भारतीय विज्ञापन की दुनिया का जनक किसे कहा जाता है, इस प्रकार से जो है स्टैटिक जीके के रूप में पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। जैसे कि एलिक पद्मासी जो है इन्हीं को ही विज्ञापन की दुनिया का जनक कहा जाता है, वो भी भारतीय का। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड योजना 2018-19 के अनुसार अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जारी किए जाने हैं। तिमाही है, छमाही है, मासिक है या फिर वार्षिक है। अच्छा प्रश्न है। 113 का
तो यहाँ पे ये मासिक है, ठीक, ध्यान रखिएगा। 1 मिनट, क्या हो रहा है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में 65 किलोग्राम फ्री स्टाइल वर्ग की रैंकिंग में किस भारतीय पहलवान को विश्व का नंबर 1 खिलाड़ी बनने का जो है गौरव प्राप्त हो गया है। तो ये जो प्राप्त हुआ है वो बजरंग पूनिया को प्राप्त हुआ है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इन्होंने ही, भारतीय पहलवान बजरंग पूनिया जो है, इन्होंने ही 65 किलोग्राम वर्ग के नवीनतम रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त कर लिया है। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में लगभग 2500 करोड़ के विकास परियोजना को लोकार्पण शुरू कर दिया है, मतलब शुरू किया है। 115 का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर होगा। ये अपना उत्तर प्रदेश है, ठीक, ध्यान रखिएगा। पहला ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में किन्हें तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। तो 116 का ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। INSV तरंगिणी के सभी महिला चालक दल को ये प्रदान किया गया है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्या प्रदान किया गया है, जो है तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय पुरस्कार, पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में किसी IMF का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है और MFI जो है ये विश्व बैंक की बहन के रूप में भी इसे जाना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा, ठीक। तो यहाँ पे 117 का ऑप्शन नंबर जो सही होगा, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। गीता गोपीनाथ को जो है शास्त्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ध्यान रखिएगा। बी ऑप्शन सही होने के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सुल्तान जोहोर कप हॉकी का विजेता कौन है। तो ये जो है भारत अपना विजेता है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। 13 अक्टूबर 2018 को मलेशिया में ये संपन्न हुआ, ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है, सितंबर 2018 में प्रधानमंत्री आवास योजना तथा कार्यों के लिए किस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ है। तो ये जो पुरस्कार मिला है वो अपने उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हो गया है, फर्स्ट ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, हाल ही में लखवाड़ बहुउद्देशीय परियोजना हेतु 6 राज्यों के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो उनमें से कौन राज्य शामिल नहीं है ये बताना है। उत्तराखंड है, राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है या मध्य प्रदेश है। तो इसमें जो राज्य शामिल नहीं है वो मध्य प्रदेश शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, क्योंकि यहाँ पे नहीं पूछा गया है, ठीक। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। अच्छा प्रश्न है। तो ओलंपिक दिवस किस दिन को मनाया जाता है ये बताना है। ये तो आपका जो है क्या कह सकते हैं कि जो है क्या नाम है, स्टैटिक जीके का प्रश्न ही है, जीके का। तो यहाँ पे डी ऑप्शन सही होगा। 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस के रूप में मनाया जाता है। डी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। काला घोड़ा कला उत्सव किस शहर में आयोजित किया जाता है। नई दिल्ली, हैदराबाद, पुणे या फिर मुंबई। तो ये मुंबई में जो है आयोजित किया जाता है, ध्यान रखिएगा। डी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। काला घोड़ा कला उत्सव आयोजित किया जाता है महाराष्ट्र के मुंबई में, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, रुक्मणी देवी अरुडेल किसके साथ जुड़ी हुई हैं। कथक के, भरतनाट्यम के, कुचिपुड़ी या फिर भांगड़ा के। तो ये जो जुड़ी हुई हैं वो भरतनाट्यम के साथ जुड़ी हैं, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारतीय संगीत वाद्य यंत्र संवादनी किस प्रकार का वाद्य यंत्र है। तो ये वाद्य यंत्र है वायु वाद्य यंत्र, ऑप्शन नंबर जो है बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। इसी के साथ 125 नंबर को देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि कौन सा एक नोबेल पुरस्कार विजेता भारतीय का नाम है। विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम, एस पंचरत्नम, CV रमन। तो अच्छा प्रश्न है। तो यहाँ पे चंद्रशेखर वेंकट रमन, जिसका नाम CV रमन शॉर्टकट में लिखा गया है, इन्हीं को जो है एक नोबेल पुरस्कार जो है मिला है, वो भी भारतीय विजेता, ठीक। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोना किस खेल से संबंध है। खो खो, कबड्डी, लाल टेनिस या फिर बैडमिंटन। तो ये जो लोना है ये कबड्डी से संबंधित है, ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका भी राइट आंसर होगा, कबड्डी। अगला प्रश्न है, जरदोही कड़ाही उसके बाद फिर के तहत लोकप्रिय कौन हुई थी। 127 का ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। अकबर जो है जरदोही कड़ाही के तहत लोकप्रिय हुई थी, ठीक। ऑप्शन नंबर जो है
ए राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 128 प्रश्न है, गांधी जी ने किस वर्ष में असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी? असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत हुई थी गांधी जी के द्वारा वो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत की गई थी। कितनी को? 1920 को शुरुआत की गई थी, 1 अगस्त। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन सी पत्रिका का उसके संपादक से सही मिलान नहीं है? यहाँ पे एक तरफ जो है पत्रिका है और एक तरफ उनके नाम है, तो कौन से मिलान सही नहीं है ये बताना है। तो देखिए, संध्या जो है वारेंद्र घोष जो लिखा गया है ये मिलान नहीं है। ठीक, ऑप्शन नंबर इसका जो है डी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे अरविंद घोष एक महान योगी और दार्शनिक थे, ना कि वो संपादक। ठीक, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो सही होगा वो डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किन निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है? उड़ीसा है, पंजाब है, महाराष्ट्र है या मिजोरम है? तो ये आपका मिजोरम राज्य जो है यहाँ पे साक्षरता दर जो है सबसे अधिक है। ऑप्शन नंबर जो है डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अब यहाँ पे हम लोग करंट अफेयर के प्रश्न और स्टैटिक जीके के प्रश्न को कवर कर चुके हैं। अगला पोर्शन जो है ये आपका रीजनिंग का है। रीजनिंग के 5 प्रश्न को हम लोग कवर करेंगे फटाफट। आप लोग मिलान करेंगे, हम के जो है ऑप्शन को बताएंगे। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है 31 नंबर का बी ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। 87 जो है यहाँ पे फिल किया जाएगा, जो यहाँ पे खाली स्थान है। ठीक, और यहाँ पे अगर करते हैं तो इन दोनों के बीच में 1 है, 1 का वर्ग हो गया है। इन दोनों के बीच में जो है 3 का वर्ग हो गया है, 9, और इन दोनों के बीच में 5 का वर्ग हुआ है, और इन दोनों के बीच में जो होगा वो 7 का वर्ग होगा, जोड़ लीजिएगा। फिर अगला है 9 का वर्ग। ठीक, चलिए ऐसे ही इस प्रश्न को बनाइएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, यदि 1 जनवरी 2001 को रविवार था तो 1 जनवरी 2003 को कौन सा दिन रहा होगा? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही होगा, मंगलवार रहा होगा। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर इसका जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। 4 प्रातः से 4 सायं मतलब 4 बजे सुबह से लेकर के 4 बजे शाम के मध्य घड़ी की सुई कितनी बार समकोण पर होगी? तो ये जो होगी वो 22 बार होगी। ऑप्शन नंबर इसका जो है 133 का सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आर के विपरीत की सतह पर कौन सा अक्षर स्थित है ये बताना है। यहाँ पे जो है ये पासा का प्रश्न है। ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है, मिलाइएगा, उसके बाद बनाइएगा प्रश्न को, उसके बाद हमारे साथ मिलान कर लीजिएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पे ई जो है राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे आर का विपरीत जो होगा वो ई होगा। ठीक, चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 135 नंबर प्रश्न है, इसको मिलान कर लीजिएगा पढ़ने के बाद। इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 25 वर्ष आएगा। ठीक, बी ऑप्शन सही होने के साथ कंप्यूटर के प्रश्न को हम लोग कवर करते हैं। इसमें लिखा गया है कि शैक्षिक चैनल कौन सा है इसमें 136 का? तो इसमें शैक्षिक चैनल जो है वो डीडी ज्ञान दर्शन है। ऑप्शन नंबर पहला ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्मार्टफोन को निम्नलिखित में से कितने तरीके से प्रिंटर से जोड़ा जा सकता है या जोड़ सकते हैं? यहाँ पे स्मार्टफोन को जोड़ने की बात किया गया है और वो भी स्मार्ट प्रिंटर से। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। उपयुक्त सभी प्रकार से जोड़ सकते हैं। वाईफाई के माध्यम से जोड़ सकते हैं, ब्लूटूथ के माध्यम से जोड़ सकते हैं, या फिर वायर्स के माध्यम से यानी कि तार के माध्यम से भी जोड़ सकते हैं, जिसको USB कहा जाता है। ठीक, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। उपरोक्त सभी के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। नेक्स्ट है, उत्तम शिक्षण की प्रमुख विशेषता क्या होती है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है। तो यहाँ पे सभी जैसे जनतांत्रिक आदर्शों पर आधारित हो, ये भी सही है। छात्रों सीखने के लिए प्रेरित हो, ये भी सही है। संवेगात्मक स्थिर उत्पन्न हो, ये भी सही है। निर्देशात्मक हो, ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं 39 नंबर की तरफ। ये 39 नंबर में है, मारिया मॉन्टेसरी विधि से शिक्षित किया जा सकता है। तो किसको शिक्षित कर सकते हैं इसमें? तो उपयुक्त सभी को, जैसे सामान्य बालक भी हो सकते हैं, विकलांग मनबुद्धि बालक भी हो सकते हैं, प्रतिभाशाली बालक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अच्छा, थोड़ा तेज़ी के साथ हम चल रहे हैं, क्या आप लोग को ऐसा लग रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में आप उसको बताएं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, पत्राचार शिक्षा की विशेषता क्या है? तो पत्राचार शिक्षा की व्यवस्था जो है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। आप लोग ऑप्शन को पढ़ लेंगे, ठीक, और देखेंगे
यहाँ पे सभी ऑप्शन जो है सही होगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न है, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम क्या था? बहुत अच्छा प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगर आप लोग नोटबुक और पेन साथ में लिए हैं तो इस प्रश्न को अवश्य नोट कर लेंगे। तो राष्ट्रीय शिक्षा योजना 1986, जिसको नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986 के नाम से जाना जाता है, यही जो है आपका ब्लैक बोर्ड ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का परिणाम रहा। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। सी ऑप्शन सही होने के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था जो है किस अवस्था को कहते हैं या किस अवस्था में ये होती है? तो ये जो है मूर्त अवस्था की बात किया, एक मिनट, मूर्त अनुभवों की बात किया गया है। तो ये 7 से लेकर के 12 वर्ष के अंतर्गत आता है और ये जीन पियाजे की तीसरी अवस्था के अंतर्गत आता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। इसके बाद जो आंसर 12 के बाद जो होगा वो अमूर्त अवस्था के अंतर्गत आ जाएगा। तो यहाँ पे पहला ही ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तह करते हुए अपने आप से बात करती है। अच्छा प्रश्न, चलिए देखते हैं, बात करती है। उसके बाद फिर लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? 143 का, चलिए ऑप्शन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो यहाँ पे जो उसका व्यवहार है वो जीन पियाजे के अहम केंद्रित भाषा, एक मिनट, तो यहाँ पे बी ऑप्शन देखिए सही हो जाएगा, जो कि जीन पियाजे के अहम केंद्रित भाषा कहेगा। और लेवाइस्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा की में जो है अपनी क्रियाओं को नियंत्रित करने के प्रयासों के रूप में करेगा। ठीक, तो दोनों लोगों का जो है अलग अलग अपना मत है, यहाँ पे लिखा गया है, ये सही हो जाएगा। जहाँ पे जीन पियाजे का अलग है और वाइगोत्स्की की अलग है। ठीक, तो यहाँ पे बी ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगले प्रश्न में है, संज्ञानात्मक विकास के 4 चरणों, जिसको संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक और अनौपचारिक औपचारिक संक्रियात्मक की पहचान की गई है। तो ये जीन पियाजे के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बच्चों के सामाजिकरण करने की जो 2 विधियों में से एक स्नेहपरक सजा एवं क्या हो सकती है? 145 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो बी ऑप्शन इसका उद्देश्य परक सजा सम्मिलित है। ठीक, स्नेह परक सजा और उद्देश्य परक सजा दोनों सम्मिलित है इसमें। ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिकरण के संदर्भ में विद्यालयों के पास प्रायः एक प्रच्छन्न पाठ्यक्रम विद्यमान रहती है, जिनमें क्या निहित होती है? चलिए ऑप्शन आपकी स्क्रीन पे है, कौन सा ऑप्शन सही होगा कमेंट करके ऑप्शन को बताएंगे आप लोग। तो इसमें जो निहित होगा वो अंतः एवं सामग्री द्वारा विद्यालयों में प्रस्तुत किए जाने वाले सामाजिक भूमिकाओं से संबंध अनौपचारिक संकेत होंगे। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 147। इस प्रश्न में पूछा गया है कि विद्यार्थियों का विद्यालय में खेलना क्यों उचित है? तो विद्यालय में जो विद्यार्थियों का खेलना उचित है, ये उचित है कि इसमें एक दूसरे का ये जो है सहयोग और संतुलन का विकास को बनाए रखता है। तो ऑप्शन नंबर सहयोग एवं संतुलन का विकास करेगा। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और यहीं से इनमें जो है सामाजिकता का भी जो है विकास होता है। कभी कभी आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि सामाजिकता की भी यहीं से विकास होता है। ठीक, तो डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, विकास के लिए कौन सा एक उचित उपाय है या उचित कारक है? 148। तो विकास के लिए जो सबसे उचित कारक है वो आपका सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करते हैं। बी ऑप्शन इस प्रश्न का सबसे सटीक आंसर होगा। अगला प्रश्न है 149 का, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले इसमें लिखा गया है कि छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे, चलिए देखते हैं जिससे क्या होता है। तो यहाँ पे वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकते हैं। सही बात है, ऑप्शन नंबर जो है सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न और इस प्रश्न का इसमें पूछा गया, प्रत्येक शिक्षार्थी स्वयं में विशिष्ट हैं, तो इसका अर्थ क्या है? तो चलिए देखते हैं। और सही बात है, अपने
जो है जो इस समय समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षा में कहा गया है कि सभी विद्यार्थी या शिक्षार्थी जो हैं अपने आप में विशिष्ट होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जो कि कोई भी दो शिक्षार्थी अपनी योग्यताओं, रुचियों और प्रतिभाओं में एक समान नहीं होते हैं। यही जो है सबसे सटीक आंसर है जो प्रत्येक विद्यार्थी स्वयं में विशिष्ट को बनाए रखता है। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग सभी 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और 150 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न जो हैं सही बने हैं कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएंगे कि कितने प्रश्न आपके सही बने हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस सेट में। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और वीडियो को भी शेयर करते रहिए, जिससे अपने दोस्तों को भी जो है प्रैक्टिस सेट का साथ मिलता रहे। तो चलिए मिलते हैं अगले प्रैक्टिस में, तब तक के लिए धन्यवाद।